मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लाएं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला पाएं, उनकी मदद कर पाएं। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इनके करंट अफेयर्स हमने कवर कर ली हैं। अभी हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 26। Before starting our today's lecture, if you are planning to move to Unacademy Plus subscription, do not forget, अगर आप यूज करेंगे हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी IAS तो आपको मिलेगा बेनिफिट, आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो जरूर अवेल करिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 4.0 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है या कोई भी इंडेक्स आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट है क्या एंड इस रिपोर्ट को किसने निकाला। तो ये चीज आप ऐसे करना, एक टेबल बना लेना। आपको ये टेबल बहुत ज्यादा मदद करेगी लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। जब बिल्कुल लास्ट टाइम होगा और आपको लग रहा होगा अरे इतने सारे इंडेक्स हैं, इतने सारे रिपोर्ट हैं, कैसे याद होंगे, तो एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल को रिवाइज करिए, वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। वापस बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आया। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, किन किन चीजों में हम आगे थे और किन किन चीजों में हमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है prelims as well as mains point of view से। So the World Economic Forum introduced the new Global Competitiveness Index 4.1 in 2018। ठीक है, इसने प्रोवाइड किया डिटेल्ड मैप ऑफ द फैक्टर्स एंड एट्रीब्यूट, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो आती है इन द एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, इट कवर्स 141 इकोनॉमिक्स। 141 इकोनॉमिक्स को इसने कवर किया, विच अकाउंट फॉर 99% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। ना ये जो जीसीआई था 4.1, इसने रिवील किया कि मोस्ट इकोनॉमिक्स कंटिन्यू टू बी फार फ्रॉम कॉम्पिटिटिवनेस फ्रंटियर, यानी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है ज्यादातर कंट्रीज। द एग्रीगेट आइडियल अक्रॉस ऑल फैक्टर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हम सारे फैक्टर्स में देखें तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया कि जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही हैं। अ कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन द ओवरऑल जीसीआई इज रिपोर्टेड एज अ प्रोग्रेस स्कोर। ठीक है, प्रोग्रेस स्कोर माना जाता है ऑन अ 0 to 100 स्केल। ठीक है, 0 to 100 स्केल है। 100 रिप्रेजेंट द फ्रंटियर, सबसे अच्छा, एज ए आइडियल स्टेट माना जाता है जिसने इतना स्कोर कवर कर लिया। दिस एडिशन ऑफ द रिपोर्ट फोकसेस ऑन बिल्डिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कि आप एक साथ वेल्दी बनाओ सारी कंट्रीज को, उनके अंदर कोई इनइक्वालिटी नहीं हो। ठीक है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करें, जहां पर एक अच्छा, एक कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। The report is based on 12 set of factors, 12 set of factors के ऊपर डिटरमाइन करता है। पहला है इंस्टीट्यूशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT adoption, macroeconomic stability, health, skill, product market, labor market, financial system, market size, business dynamics and innovative business dynamism एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इन सब चीजों पर डिपेंडेंट होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। द इंडेक्स हैज बीन एन एनुअल एडिशन सिंस 1979। तो 1979 से हमें आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया ने मूव डाउन कर दिया 10 प्लेसेस टू द रैंक 68th। ठीक है, पहले हमारी थी 58th रैंक इन 2018, प्राइमरली बिकॉज ऑफ फास्टर इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज प्रीवियसली रैंक्ड लोअर। ठीक है, क्या देखने को मिला? अब यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग कि और सब कंट्रीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दी है। 2018 में जो पीछे थे वो उन्होंने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करी है, ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट करी है, इसलिए वो ऊपर आ गए और इंडिया की जो रैंक है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, इंडिया इज रैंक हाई
और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे हमारा अच्छा स्कोर है, एंड मार्केट साइज पर भी इंडिया परफॉर्म्स वेल व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन में भी हम बहुत अच्छे, हम देखते हैं हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी स्कीम आ रही है। ठीक है, तो इन सब के थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इनोवेशन बढ़ा पाए, बच्चों का जो इंडल्जेंस है इनोवेशन के अंदर उसको बढ़ा पाए। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर भी हमारा अच्छा है, रिलेटिवली डीप है, स्टेबल है। चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए? इंडिया ने रैंक किया बियॉन्ड 100 ऑन 5 पिलर एंड फीचर्स इन टॉप 50 ऑफ जस्ट 4 पिलर्स, यानी टॉप 50 रैंक में हम सिर्फ 4 पिलर्स में आ पाए और सब में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। मेजरली कहां पर नहीं थी अच्छी? जैसे आईसीटी एडॉप्शन इज लिमिटेड। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट हैज इम्प्रूव शार्पली। मेरा हमने देखा है कि हमने इम्प्रूव किया है, बट अभी भी हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है इस पर्टिकुलर पिलर में। हेल्थ कंडीशंस हमारे इंडिया की पुअर है। हमने कल ही बात करी थी कि हमारे इंडिया में क्या देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, पॉवर्टी है बहुत ज्यादा, एज वेल एज अब तो एक अर्बन न्यू डिजीज भी फॉर्म हो रही है, दैट इज ओबेसिटी विच इज राइजिंग अलॉट। ठीक है, तो हेल्थ कंडीशन के मामले में हम अच्छे नहीं हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। बैंक में हम क्या देख रहे हैं कि एनपीए की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2019 में जो हमें क्राइसिस देखने को मिले, जैसे आईएलएनएफएस का क्राइसिस आया था, उससे क्या हुआ, और भी बहुत सारी बैंक जो थी वो परेशान होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत सारा सहा है प्रॉब्लम, जैसे येस बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब एक तरह से इंटरलिंक्ड हैं, जो कि बताता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया मस्ट ऑल्सो ग्रो इट्स स्किल बेस। ठीक है, स्किल बेसिस पर भी हमें एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्रोडक्ट मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है, इज अंडरमाइंड बाय लैक ऑफ ट्रेड ओपननेस। ठीक है, तो इन चीजों में भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। द लेबर मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ वर्कर राइट्स प्रोटेक्शन, insufficiently developed active labor market policies and critically low participation of women। ये सब इंडिया में देखने को मिलता है। इस वजह से भी हमारी रैंक जो है वो बहुत अच्छी इंप्रूव नहीं कर पाई। तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की क्या रैंक थी। ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है इसको कौन निकालता है, ठीक है, या इस इंडेक्स को कौन निकालता है, और इंडिया ने कहाँ कहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दी, कहाँ कहाँ पर नहीं दी, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव नाम आपने सुना होगा। ध्रुव का मीनिंग है प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेकर आई इसको। ओके, द ऑब्जेक्टिव है इसका टू एनकरेज टैलेंटेड स्टूडेंट टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और वो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को। द प्रोग्राम इज नेम्ड ध्रुव आफ्टर द ध्रुव तारा। आपने पोल स्टार या नॉर्थ स्टार के बारे में देखा होगा। ठीक है, हम बचपन से ही सुन रहे हैं उसके बारे में, इसीलिए इसका नाम ध्रुव रखा गया है कि हम बोलते हैं ना ध्रुव तारा, इसीलिए। ओके, आपने मूवी देखी होगी स्वदेश, उसमें भी ध्रुव तारा के ऊपर एक गाना था। ठीक है, तो ये वही ध्रुव तारा की बात कर रहे हैं कि हर बच्चा एक ध्रुव तारा की तरह होता है, एक पोल स्टार, एक नॉर्थ स्टार की तरह होता है। द स्टूडेंट विल दस बोथ शाइन करेंगे थ्रू देयर अचीवमेंट एंड लाइट अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो। द प्रोग्राम विल कवर 2 एरियाज मेनली। ठीक है, 2 एरियाज को कवर करेगा, पहला है साइंस, दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट्स। Overall, 60 students will be selected from across the country, 30 from each area. The student will be broadly from the class 9 to 12th. 9 to 12th इसलिए क्योंकि 9 to 12th आने के बाद बेसिकली 9 से देखने को मिलता है कि जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक हो जाती है, काफ़ी बेसिक हो जाती है। इससे पहले तो हम एक तरह से फंडामेंटल्स पढ़ रहे होते हैं, बट 9th के बाद आपको थोड़ी कम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती हैं, आप उन्हें एप्लीकेशन में ला सकते हैं, इतना बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए क्लासेस 9 to 12th पर फोकस रखा जाएगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन एनुअल सेंसस। ये जो इतनी प्यारी डॉल्फिन है, इसका एक सेंसस आया 2019 में। ओके, एंड इसको किसने निकाला? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने निकाला इन कोलैबोरेशन विद यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड लॉन्ग रिवराइन स्ट्रेच ऑफ अपर गंगा रिवर बेसिन बिटवीन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नरोरा रामसार साइट, इनको बेसिकली कंसिडर किया गया। दिस ईयर द टेंडेम बोट सर्वे मेथड को यूज किया गया। पहले क्या होता था, डायरेक्टली काउंट कर लेते थे, इस मेथड के थ्रू देखा जाता था कि कितनी डॉल्फिन्स हैं कितनी नहीं है। अब एक टैंडम बोट सर्वे मेथड यूज किया गया है।
ये जो मेथड है इसमें दो इन्फ्लोटेड बोट्स ली गई जो कि टैंडम यानी एक के पीछे एक, ठीक है, ऐसे बिल्कुल फ्रंट में ऐसे मूव कर रही थी और उन्होंने काउंट किया डॉल्फिन्स को। ओके, उन्होंने बताया कि कितनी डॉल्फिन्स हैं, पहले कितनी थी अब कितनी है। इन 2015 सेंसस देयर काउंट वाज 22, सिर्फ 22 थी। एंड सिंस देन द नंबर हैज बीन स्टेबल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। दिस ईयर देयर इज एक्सपेक्टेड राइज इन देयर नंबर, ठीक है, एक राइज देखने को मिला है इनके नंबर में। बात करते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन यानी प्लेटेंसिटा गैंगेटिका के बारे में, ठीक है, काफी ही जिसे कहते हैं टिपिकल नेम है, ये जो साइंटिफिक नेम है इनका। हम नॉर्मली इनको गंगा रिवर डॉल्फिन कहते हैं। दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र, कर्णाफुली, संगू रिवर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपको नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलती हैं ये डॉल्फिन्स। द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इन इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, एंड इन्हें पॉपुलरली सुसु कहा जाता है। इट इज अमंग द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। बेजी नाउ लाइकली एक्सटिंक्ट फ्रॉम यांगसी रिवर इन चाइना, भूलन, ठीक है, एंड भोटो। ये जो 4 स्पीशीज हैं इन सब में आती हैं, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की स्पीशीज हैं। एक और चीज आप याद रखना, ये जो डॉल्फिन्स हैं ये एक मेथड का यूज करती हैं जिसको हम कहते हैं इकोलोकेशन, ठीक है। इकोलोकेशन क्योंकि ये ब्लाइंड होती हैं, बेसिकली ये इकोलोकेशन ही है जिसकी मदद के थ्रू ये पता लगा पाती हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है साउंड और इसके बेसिस पर इन्हें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर है, या फिर अपना खाने को भी आइडेंटिफाई कर पाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स प्रेजेंस इंडिकेट द हेल्थ ऑफ अ रिवराइन इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक तरह से ये कीस्टोन स्पीशी है, अगर ये यहाँ पर किसी भी एरिया में प्रेजेंट है तो मतलब उनका जो इकोसिस्टम है दैट इज वेरी मच प्रोटेक्टेड, काफी अच्छा है इकोसिस्टम, और रिवराइन इकोसिस्टम वहाँ पे है। अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्पीशी हो उसका जो प्रोटेक्शन स्टेटस होगा, IUCN ने जो उसको दिया होगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। अगर किसी नए स्पीशी की भी डिस्कवरी हुई है उसके बारे में भी बल्कि कम पूछा जाता है एज कम्पेयर टू कि ये जो पहले से ही एनिमल्स हैं या कोई स्पीशी है, ये इनका कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। आप बात करते हैं इनके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में। एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी ये लिस्टेड हैं। इट इज क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और शेड्यूल 1 में आप लोग को पता है कि ऑफेंसेस जो हैं उनके लिए जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टीज हैं, दैट आर वेरी हाई। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो कि बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो इंडियाज ओनली सेंचुरी है फॉर इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रीन क्रैकर्स। अक्टूबर नवंबर यही वो महीने होते हैं जब बेसिकली दिवाली आती है, और दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए लोग बहुत सारे क्रैकर्स खरीदते हैं। देखिए, क्रैकर्स खरीदना, अपनी सेलिब्रेशन करना और अपनी हैप्पीनेस को जताना बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे प्रकृति को हार्म हो रहा है तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है, वो आपके लिए ही डेंजरस होगा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो लेकर आई ग्रीन क्रैकर्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन क्रैकर्स की स्पेशलिटी क्या है और इनमें ऐसा क्या अलग है, ठीक है। दीज क्रैकर्स आर अवेलेबल एज स्पार्कलर्स, फ्लावर पॉट्स, मरून्स, एटम बॉम्ब्स, ठीक है, सब कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। दे आर डेवलप्ड बाय नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR लैब, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। CSIR ने साइन किए एग्रीमेंट विद 230 कंपनीज इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए, इनको बनाने के लिए और इनको फाइनली अवेलेबल करने के लिए फॉर सेल। एज पर CSR असेसमेंट, ग्रीन क्रैकर्स विल रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर पोल्यूशन बाय 30%, 30% रिड्यूस कर देगी। तो ये जो 30% है ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्तर पर क्रैकर्स का यूज किया जाता है दिवाली के अराउंड। अगर हम ग्रीन क्रैकर्स को उससे रिप्लेस कर ले और हम अगर ये एस्टिमेशन निकाल रहे हैं कि 30% ये रिड्यूस कर देगा पोल्यूशन को, तो हमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ग्रीन लोगो एज वेल एज क्विक रिस्पॉन्स QR कोडिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड
फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रीन क्रैकर्स फ्रॉम कन्वेंशनल क्रैकर्स, कि आप आइडेंटिफाई कर सके ग्रीन क्रैकर कौन से हैं, कन्वेंशनल क्रैकर कौन से हैं। क्यूआर कोड आपको उस पर मिल जाएगा। ओके, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्टूबर 2018 में बैन लगा दिया था सेल, यूज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ क्रैकर्स को, ठीक है, जो कि ग्रीन नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस मेंट दैट क्रैकर्स couldn't be loud beyond a certain limit, एक certain limit से ज़्यादा नहीं हो सकते। They should be approved by Petroleum and Explosive Safety Organization, that is PISO। ओके, पीसो के बारे में आप ये याद रखिए कि पीसो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, नोडल एजेंसी है जो कि रेगुलेट करती है सेफ्टी ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं इन सब के लिए देखती है, ठीक है। इट हैड टू बी फ्री ऑफ मर्करी, मर्सरी एंड आर्सेनिक, बैरियम, ये सब चीजें नहीं हो, ठीक है, इस चीज की अश्योरिटी रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इन May 2019 allowed the bulk manufacture of green crackers after CSIR said that its lab had been able to make trial samples and had them approved by the PISO, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बल्क में बना सकते हो ये ग्रीन क्रैकर्स को। CSIR प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन क्रैकर्स अडॉप्टेड अ टू pronged approach। ओके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि एक रिडक्शन इन द लेवल ऑफ बैरियम नाइट्रेट, अगर हम यूज करेंगे ग्रीन क्रैकर्स को तो ये चीज देखने को मिलेगी, रिड्यूस हो जाएगा जो लेवल देखने को मिलता है हमें बैरियम नाइट्रेट का। सेकेंड पाथवे है कि ये रिप्लेस कर देगा बैरियम नाइट्रेट को विद अ मोर बिनाइन पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, एपेक्स कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ डिसीजन ऑन इम्प्रूव्ड क्रैकर्स विच हैव reduced level of barium nitrate on 22nd of October 2019। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे गवर्नमेंट प्रचार कर रही थी ग्रीन क्रैकर्स का कि अगर आपको दिवाली बनानी ही है, सेलिब्रेट करनी ही है, तो क्यों ना एक ज़्यादा अच्छे फॉर्म में की जाए जो कि प्रकृति को ज़्यादा हार्म नहीं करे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अपनी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें पढ़ा होगा चालुक्य रूलर्स के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 1 से कनेक्टेड है, आपके हिस्ट्री के पोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेव्स चालुक्यन रूलर्स की अनअर्थ की गई इन द विलेज पट्टाडकल इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के एरिया में। ये आप देख सकते हैं, ये रहा था जगह जहां पर चालुक्य किंग्स ने राज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इनकी ग्रेव्स, इनकी कब्र देखने को मिली, ठीक है। कोई भी डिटेल अच्छे से पता नहीं चल पा रही है कि ये कैसे हुई, इनको कैसे डेवलप किया गया। नीदर दे हैव लेफ्ट बिहाइंड डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे वो अपने जो डेथ का जो रीजन था उसको एक सीक्रेट रखना चाह रहे थे और बहुत ही एक अलग वे में उन्होंने एक मैनर में अपनी जो ग्रेव्स हैं उनको दफनाया, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने रूल किया सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया को 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट वे में हम चालुक्यन डायनेस्टीज को बेसिकली बाइफरगेट करते हैं। सबसे पहले है बादामी चालुक्यस, ठीक है, इन्हें अर्लीस्ट चालुक्य माना जाता है। इनका कैपिटल थी बादामी या वतापी। ओके, दे रूल्ड फ्रॉम मिड 6th सेंचुरी एंड डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रेटेस्ट किंग पुलकासिन II, ठीक है। पुलकासिन II आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चालुक्यन रूलर्स में एक ऐसे रूलर जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इनको ग्रेटेस्ट ऑफ चालुक्यन किंग्स कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक्सटेंड किया चालुक्यन रूल को टू द मोस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन। इनका बर्थ नेम है आर्य, ठीक है, इराया बेसिकली, ठीक है। इनका बर्थ नेम है इराया एंड इन्होंने डिफीट किया पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन को, बट जो महेंद्र वर्मन वन थे उनके जो सन थे उनके द्वारा इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इनको मार दिया गया। एंड सक्सेसर नरसिम्हन वन इन अ सीरीज ऑफ बैटल्स ही हैड विद द पल्लवास। ओके, तो ये चीज आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। पुलकासिन II के बारे में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन्होंने कब से कब तक काम किया था, ठीक है, कब से कब तक इन्होंने गद्दी संभाली, इन्होंने कहाँ कहाँ जगहों पर राज किया और किन किन को इन्होंने हराया, ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ईस्टर्न चालुक्यास दैट इमर्ज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकासिन II, ठीक है। ईस्टर्न डेक्कन में के एरिया में इन्होंने देखने को मिलता है। इनका कैपिटल है वेंगी, ठीक है, और इन्होंने रूल किया 11th सेंचुरी तक। फिर आते हैं थर्ड वेस्टर्न चालुक्यास जिनको डिसेंडेंट्स माना जाता है बादामी चालुक्यास का एंड लेट 10th सेंचुरी में देखने को मिला। दे रूल्ड फ्रॉम कल्याणी
और इनके अगर हम एक्सटेंड की बात करें, द चालुक्य डायनेस्टी रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द पुलकेशिन II, हमने बात करी अभी, ऑलमोस्ट बहुत सारा पोर्शन इनके अंडर आ गया था। ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट एंटायर साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ओके, पुलकेशिन II subjugated the Kadambas, Ganga of Mysore, Mauravas of North Konkan, लतास ऑफ गुजरात एंड मल्लवास ऑफ गुर्जर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट किंग हैं ये चालुक्य डायनेस्टी के। He also succeeded in getting a submission from Chola, Chera and Pandya. Okay, and he defeated King Harsha of Kannauj and Pallava King Mahendra Vanban, अभी हमने बात करी। एंड इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन डेवलप किए खुसरो II के साथ, हु वाज किंग ऑफ पर्शिया। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें, चालुक्य के पास ग्रेट आर्मी थी, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट ह्यूमन। ठीक है, एक डोमिनेंट नेवी देखने को मिली इनके टाइम पर। चालुक्यन किंग्स वर हिंदूज, बट वो एक तरह से टॉलरेंट थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक तरह से लिबरल थे और भी जो रिलीजन्स हैं उनके प्रति। दे कंट्रीब्यूटेड टू ग्रेट डेवलपमेंट इन कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर। संस्कृत अलॉन्ग विद द लोकल लैंग्वेजेस ने थ्राइव किया। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन डेटेड 7th सेंचुरी ने मेंशन किया कि संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ एलिट्स। ठीक है, जो राजा महाराजा थे वो संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, वेरएज जो कन्नड़ थी इट वाज द लैंग्वेज ऑफ मासेस। दे इम्प्रिंटेड कॉइन्स। ठीक है, इन्होंने कॉइन्स भी इम्प्रिंट किए, वर इंक्लूडेड नगरी एंड कन्नड़ लेजेंड्स। They minted coins with cryptograms of temples, lion, boar। ठीक है, इन सब की आपको उस पे minted coins में आपको दिख जाएगी तस्वीर। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इन्होंने बिल्ड किया केव टेम्पल्स को डिपिक्टिंग बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर थीम्स। ओके, ब्यूटीफुल मुराल्स पेंटिंग भी देखने को मिल जाएंगी आपको इन टेम्पल्स के अंदर, एंड दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। विसारा स्टाइल कॉम्बिनेशन होता है द्रविड़ एंड नगर स्टाइल का। होल टेम्पल्स में आपको लेडी खान टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य टेम्पल भी कहते हैं इसको, देन दुर्गा टेम्पल, हुच्ची मलागुड़ी टेम्पल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बादामी टेम्पल्स एंड पट्टा दक्कल टेम्पल्स। ठीक है, जो कि रॉक कट टेम्पल्स के लिए मशहूर हैं। देयर आर 10 टेम्पल्स हेयर, 4 नगर स्टाइल में, 6 द्रविड़ स्टाइल में। ठीक है, विरूपक्षा टेम्पल, संगमेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये सब द्रविड़ स्टाइल में है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलकेशिन II के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि वो क्या क्या चीजें लेकर आए। अब बात करते हैं, IRCTC held an initial public offering on the National Stock Exchange on 30th September 2019। देखिए, हमारे लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? देखिए, जब कोई भी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को निकालती है मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, नाम से ही आता है, इनिशियल यानी पहली बार, पब्लिक यानी आप पब्लिक कर रहे हो, ऑफरिंग क्या ऑफर कर रहे हो, आप अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हो। So an IPO is the first time the owners of a company give a part of their ownership to the stockholders. It is the time when company initially offers its shares, ठीक है, of stock to the public. That is why it is called as initial public offering. ठीक है, तो आपके लिए ये word important है। The company which is primarily privately owned goes public for the first time by issuing IPO। ठीक है, अगर कोई प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, अगर वो जो अपने शेयर्स है उसको पब्लिक कर देती है तो उसको क्या कहा जाता है? दैट दे आर गोइंग पब्लिक। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप फाइनेंशियल न्यूज पढ़ेंगे या फिर आप कोई भी द हिंदू में भी इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के बारे में, या अ कंपनी इज गोइंग पब्लिक। तो गोइंग पब्लिक का क्या मतलब है, आज आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इशू कर देती है IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को, इट इज सेड दैट दे आर गोइंग पब्लिक। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये हैं कि कंपनी को फंड्स मिल जाएंगे टू इन्वेस्ट इन द न्यू कैपिटल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उनके पास इनिशियली फंड्स आ जाएंगे जिनको वो फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट विल पेव वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इशूअर सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में वो आ जाएंगे। ये अट्रैक्ट करेगा टॉप टैलेंट्स को कि इतना अच्छी कंपनी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी है, तो हम जाएं इसमें काम करें। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। The number of IPOs being issued usually provides a sign of stock market and economy's health.
देखिए जितना ज़्यादा IPOs आते हैं मार्केट में, इससे पता चलता है कि इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक चीज़ आप याद रखना, ये जो IRCTC है ये ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करती है रेलवेज के लिए, ठीक है। डेब्ट फ्री कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है एंड इट इज़ होलली ओन्ड बाय एज वेल एज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it. नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना। You have comment section जहाँ पर आप हमें अपने suggestions लिख सकते हैं। If you are new to this channel, do not forget कि आप सब्सक्राइब कर जाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि if you are preparing for UPSC CSE examination, this channel will help you to ace the examination. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं जो कि आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।